हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी मनोविज्ञान के अर्थ और परिभाषा की। आज हम बात करेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय या स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। यहाँ स्कूल से मतलब है संप्रदाय से। स्कूल का मतलब है कि कुछ मनोवैज्ञानिक आपस में मिलकर, जिनके विचार आपस में मिलते थे, वो आपस में मिलकर एक संप्रदाय बना लेते थे या एक स्कूल बना लेते थे। तो ये जो संप्रदाय थे ये उस समय स्कूल कहलाए। तो अगर ये पूछा जाता है, मनोविज्ञान का इतिहास पूछा जाता है, हिस्ट्री पूछी जाती है, तो भी ये सब कुछ आएगा। और अगर संप्रदाय पूछे जाते हैं तो भी यही आएंगे। स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पूछा जाता है तो भी यही सब आएंगे। तो अगर हम इन स्कूल्स को की स्टडी करेंगे या इन स्कूल्स के बारे में जानेंगे तो हम मनोविज्ञान के इतिहास को भी जान सकते हैं और उनकी परिभाषा को भी, किस तरीके से हम इस परिभाषा तक पहुंचे जो हमने कल स्टडी की थी उसके बारे में भी हम जान सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो सबसे पहला स्कूल आया था वो था संरचनावाद या स्ट्रक्चरलिज्म। जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि ये संरचना की बात करते हैं, संरचना या स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस चीज की स्ट्रक्चर की। तो कल हमने बात की थी कि सबसे पहले जो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, उसके बाद मन का विज्ञान कहा गया और उसके बाद उसको चेतना का विज्ञान कहा गया। तो ये बात है उस समय की 1879 में। कल हमने ये बात की थी कि 1879 में वुंट ने लिप्जिंग में पहली प्रयोगशाला खोली थी। तब से मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का दर्जा दिया गया या स्वतंत्र विषय का दर्जा दिया गया। तो वुंट को फादर ऑफ साइकोलॉजी या मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इस जो स्कूल की या संरचनावाद की स्थापना वुंट ने की थी, लेकिन वुंट ने इसकी औपचारिक स्थापना न करके टिचनर ने की थी। वुंट ने एक तरीके से इसका बैकग्राउंड वुंट के द्वारा दिया गया, लेकिन उसके आधार पर इस स्कूल की स्थापना टिचनर ने की थी। संरचनावाद में हम संरचना के बारे में जानेंगे। संरचना, चेतना की संरचना की, किस तरीके से चेतन अनुभूति किन किन तत्वों से मिलकर बनी होती है। तो संरचना की बात करें, अगर मैं कहूँ कि ये पेन, इस पेन की क्या संरचना है, तो इस पेन की लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी है। हम कहें कि एक टेबल की क्या संरचना होती है, तो टेबल की लंबाई, चौड़ाई, तो ये संरचना की बात करते हैं। इन्होंने चेतना के 3 तत्व बताए हैं, संवेदन, भाव और प्रतिमा। संवेदन से मतलब सेंसेशन, सेंसेशन से मेरा मतलब हुआ कि जैसे ही आपके सामने कोई या किसी भी प्राणी के सामने कोई उद्दीपक आया, वो उद्दीपक जब उसके सेंस ऑर्गन से उसने एक्सेप्ट किया या उसे सेंस ऑर्गन से ग्रहण किया, जैसे देखे जाने वाली कोई वस्तु को देख उसकी आंखों में उसकी इमेज पड़ी और वो उसके मस्तिष्क तक पहुंची, तो इसे हम क्या कहेंगे, सेंसेशन। इस सेंसेशन के बाद व्यक्ति में कोई ना कोई फीलिंग आएगी, भाव आएंगे और उस भाव के बाद कोई ना कोई प्रतिमा बनेगी। जैसे मैं कहूँ कि कल मैंने रोड पर जाते हुए एक एक्सीडेंट देखा, तो एक्सीडेंट को देखना सेंसेशन हुआ, उससे जो भाव आए, भाव मुझे दुख हुआ उस एक्सीडेंट को देख के, तो वो फीलिंग, और उसके बाद एक इमेज आई कि ऐसा ही एक्सीडेंट मेरा हुआ था या मेरे किसी रिश्तेदार का हुआ था, या जब भी मैं उस घटना को याद करूँ तो उसकी अगर मेरे सामने इमेज आ जाती है, तो ये एक तरीके से चेतन अनुभूति एक विशेष समय में हमें किस तरीके की अनुभूति हो रही है उसका अध्ययन किया जाता है। और उसमें भी हम क्या करेंगे, चेतना या जो चेतन अनुभूति है उसके तत्वों का अध्ययन करेंगे। तो संरचनावाद में अब आपसे ये पूछा जाएगा, कल हमने भी बात करी थी कि चेतना जो है हम किसे विषय वस्तु मानते हैं, हम मनोविज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, चेतना का। ये उस समय की बात कर रही हूँ मैं। आज की बात अगर हम करें तो मनोविज्ञान में व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, लेकिन उस समय जब ये स्कूल था उस समय चेतना तो थी, वो विषय वस्तु थी, और उस चेतना का अध्ययन किस विधि से किया जा सकता है, अंतर्निरीक्षण। अंतर्निरीक्षण का मतलब होता है अपने बारे में बताना या अपने अंतर झांकना। मैं कहूँ मुझे खुशी हो रही है, मुझे दुख हो रहा है, या मैं किसी व्यक्ति से पूछूं अच्छा आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो वो व्यक्ति जब अपने बारे में बताता है या मैं अपने बारे में बताती हूँ तो वो क्या कहलाता है, अंतर्निरीक्षण। तो चेतना का, चेतन अनुभूति का, आत्मा का या मन का अध्ययन किस विधि से किया जा सकता था, सिर्फ अंतर्निरीक्षण विधि से किया जा सकता था। हालांकि बाद में इन सब चीजों की आलोचना की गई। जैसे जैसे बाद के स्कूल आएंगे वो क्या होगा कि इसकी आलोचना के बाद आगे का स्कूल आएगा, फिर इसकी आलोचना होने लगेगी तो उसके आगे के स्कूल आएंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे वो आएंगे कि संरचनावाद क्या है, संरचनावाद में किस चीज को महत्व दिया गया और संरचनावाद के संस्थापक कौन थे, कौन सी इसमें विषय वस्तु, किस चीज का अध्ययन किया जाता है और इसकी विधि कौन सी है। तो अगर छोटे क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो संरचनावाद क्या है, तो इसमें आपको यही लिखना है
कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो संरचना की बात करता है। किसी भी, इनका मानना था कि किसी भी वस्तु की संरचना महत्वपूर्ण होती है, कि वो किस तरीके से बनी हुई, उसकी संरचना कैसी है। तो यहाँ ये लोग बात करते हैं कि चेतन अनुभूति या चेतना की संरचना कैसी है। तो चेतना के ये 3 तत्व होते हैं, इन 3 तत्वों को समझ कर ही हम क्या कर सकते हैं, मनोविज्ञान को समझ सकते हैं। लेकिन बाद में इसकी आलोचना की गई कि किसी वस्तु की संरचना ही महत्वपूर्ण नहीं होती। तो दूसरा जो स्कूल आया था वो फंक्शनलिज्म या प्रकार्यवाद था। इसको मानने वाले जो थे या इसके संस्थापक जो थे वो विलियम जेम्स थे। इनका मानना था कि कोई भी वस्तु की संरचना महत्वपूर्ण नहीं होती। जैसे मैंने कहा कि एक टेबल की संरचना या एक पेन की संरचना, ये किन किन चीजों से बना हुआ है, ये इसकी उपयोगिता या इसका कार्य महत्वपूर्ण होता है कि पेन लिखने के काम में आता है, ये टेबल कुछ सामान रखने के लिए काम में आता है, या बुक्स रखने के काम में आता है। तो किसी भी वस्तु की संरचना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसकी उपयोगिता या उसका कार्य महत्वपूर्ण है। तो इन्होंने चेतना के कार्य पे बल दिया कि चेतना के तत्वों को समझना महत्वपूर्ण नहीं है, चेतना किस तरीके से कार्य करती है इसको इन्होंने महत्वपूर्ण माना। तो विलियम जेम्स ने चेतना पर बहुत अधिक बल दिया था। इन्होंने चेतना के बारे में बताया था कि चेतना सदैव सतत चलने वाली होती है, चेतना परिवर्तनशील होती है, चेतना चयनात्मक होती है। तो ये डिटेल में हम बाद में इसको पढ़ लेंगे। तो संरचनावाद में संरचना पर बल डाला गया, फंक्शनलिज्म या प्रकार्यवाद में कार्य पे बल डाला गया। उसके बाद जो तीसरा स्कूल आया था वो था व्यवहारवाद। अब अगर हम इसका रिवीजन करें तो कल हमने बात की थी कि पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर मन का विज्ञान कहा गया। तो ये बातें तो यहाँ तक हो गई। उसके बाद जब आया था कि व्यवहार का विज्ञान माना गया, तो ये बात उस समय की है जब व्यवहारवाद अस्तित्व में आया था। तब मनोविज्ञान को क्या माना गया, व्यवहार का अध्ययन माना गया। तो व्यवहारवाद के जो प्रवर्तक थे वो वॉटसन थे। उसके अलावा भी बहुत सारे थे, उसके बाद हल, गथरी, स्किनर और ये, लेकिन जो इसकी स्थापना की थी वो वॉटसन ने की थी। इन्होंने व्यवहार को महत्वपूर्ण माना था। व्यवहार, हमने कल भी बात की थी कि एस और आर, इनका मानना था, वॉटसन का मानना था कि कोई भी व्यवहार जो होता है या कोई भी व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है तो उसके सामने कोई ना कोई उद्दीपक आता है तभी प्राणी अनुक्रिया करता है, बिना उद्दीपक के प्राणी अनुक्रिया नहीं करता है। तो एक तरीके से एसआर मनोविज्ञान या एसआर साइकोलॉजी की उत्पत्ति जो थी वो वॉटसन ने की थी, या उसके बारे में सबसे पहले वॉटसन ने बताया था। तो व्यवहार महत्वपूर्ण होता है। अब इसमें हम अध्ययन करते हैं व्यवहार का। ये वो समय है जब 1879 के बाद प्रयोगशाला स्थापित हो गई थी। मनोविज्ञान का अध्ययन प्रयोगशाला में किया जाने लगा था। और प्रयोगशाला में अध्ययन किसका किया जा सकता है, व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। तो यहाँ जो विषय वस्तु थी, हम किसका अध्ययन करते हैं मनोविज्ञान में, व्यवहार का अध्ययन करते हैं। और उस व्यवहार का अध्ययन करने की एकमात्र विधि क्या है, ऑब्जर्वेशन विधि थी उस समय। उसके बाद अभी हम आगे जब विधि पढ़ेंगे तो उसमें आगे हम बहुत सारी विधियां पढ़ेंगे कि प्रयोगात्मक विधि होती है, प्रेक्षण विधि और अंतर्निरीक्षण के बारे में भी पढ़ेंगे। तो उस समय जो विधि मानी गई सबसे अच्छी विधि प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब है कोई भी व्यवहार हो रहा है, हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी कुछ व्यवहार कर रहा है, कोई किसी से बोल रहा है, कोई किसी की बात को सुन रहा है, तो ये सब चीजें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। बच्चे खेल रहे हैं, कोई 2 व्यक्ति लड़ाई कर रहे हैं, तो ये सब चीजें हम देख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन, इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। यहाँ तक यही समझने की जरूरत है कि इसमें व्यवहारवादियों में सबसे महत्वपूर्ण वॉटसन थे। उसके बाद बहुत सारे व्यवहारवादी थे जिन्होंने व्यवहारवाद की स्थापना की। ये इसमें जो विषय वस्तु है व्यवहार का अध्ययन करते हैं। और कौन सी विधि से करते हैं, प्रेक्षण विधि से। उसके बाद हम बात करते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। इसे हम हिंदी में भी गेस्टाल्ट कहेंगे और इंग्लिश में भी गेस्टाल्ट कहेंगे। अब ये एक तरीके से जो गेस्टाल्ट शब्द है ये जर्मन शब्द है, जिसका मतलब होता है फॉर्म या शेप या कोई भी आकार या आकृति, या इसका मतलब होता है संपूर्ण। इनका मानना था कि मानसिक प्रक्रियाओं का संगठन महत्वपूर्ण होता है। जब हम यहाँ तक पहुंचे, हमने कल डेफिनेशन में पढ़ा था कि व्यवहार के साथ क्या जुड़ गया, मानसिक प्रक्रियाएं। यहाँ तक हम पहुंचे थे कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है, और यहाँ आकर हमने जाना कि उसके बाद की व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। तो गेस्टाल्ट स्कूल वाले जो थे, गेस्टाल्टवादी थे, उनका मानना था कि मानसिक प्रक्रियाओं का संगठन महत्वपूर्ण होता है। अब हमने कल भी बात करी थी कि मेंटल प्रोसेसेस या मानसिक प्रक्रियाएं क्या होती है, जैसे व्यक्ति का परसेप्शन, प्रत्यक्षण, लर्निंग, थिंकिंग, ये सारी क्या है, मानसिक प्रक्रियाएं। और इन मानसिक प्रक्रियाओं में संपूर्णता होनी चाहिए। अगर ये मानसिक प्रक्रियाओं में संपूर्णता नहीं है तो हम
ना तो लर्निंग हो सकती है, ना परसेप्शन हो सकता है, और ना ही थिंकिंग हो सकती है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि स्कूल के प्रतिपादक है, इसके जो संस्थापक थे वो वर्डहाइमर थे। हालांकि जो गेस्टोल्ट स्कूल में है उसमें 3 लोगों के महत्वपूर्ण नाम आएंगे जो हम आगे भी पढ़ेंगे। एक थे कोहलर और एक थे कोफक्का, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण थे वो वर्डहाइमर, जिन्होंने इस स्कूल की स्थापना की थी। ये दोनों चीजों को मानते थे। हम पहले पढ़ चुके कि चेतन अनुभूति भी महत्वपूर्ण है प्लस व्यवहार भी महत्वपूर्ण है। व्यवहारवादियों ने कहा व्यवहार महत्वपूर्ण है, फंक्शनलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने कहा चेतन अनुभूति। स्ट्रक्चरलिज्म वालों ने कहा कि चेतन की संरचना महत्वपूर्ण है, और फंक्शनलिज्म वालों ने कहा कि चेतना के कार्य या उसकी उपयोगिता महत्वपूर्ण है। तो गेस्टोल्ट वादियों ने ये माना कि चेतन अनुभूति और व्यवहार दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसमें चेतना को अलग अलग टुकड़ों में नहीं बांट सकते कि हम कहें कि, और न ही हम चेतना के सिर्फ कार्यों को अगर माने महत्वपूर्ण, तो ये इन्होंने माना कि ये दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन हम किसी भी चीज को उसको टुकड़ों में नहीं बांट सकते। इनका कहने का मतलब था कि कोई भी चीज की 4 चीजों से मिलकर बनी, अगर हम इन 4 चीजों को आपस में टोटल कर देंगे तो भी वो संपूर्ण से अलग होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, ये एक मकान है, तो ये इसकी संरचना या इसका प्रोटेक्शन अलग होगा, बिल्कुल इस मकान में काम आने वाली ईंटें, सीमेंट, बजरी, सरिया, इन सब चीजों से मिलकर मकान बनता है। हम ये कहें कि अगर हम इनका योग करें तो ये संपूर्ण से बिल्कुल अलग होगा। इनके कहने का मतलब था कि जैसे अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि राहुल, ये राहुल है, तो राहुल है तो हम उसको संपूर्ण रूप में उसका प्रोटेक्शन कर रहे हैं। ये नहीं है कि ये राहुल की आंखें हैं, ये राहुल का नाक है, ये कान है। तो इनके कहने का मतलब था कि किसी भी चीज के टुकड़ों का अगर हम योग करें तो वो संपूर्ण से अलग होगा। तो हम किसी भी चीज को उसके टुकड़ों में बांट कर अध्ययन नहीं कर सकते। इसीलिए गेस्टाल्ट क्या करता है, समग्रता पर बल डालता है। गेस्टाल्ट का मतलब ही होता है समग्र। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान वाले बिल्कुल अलग, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इन्होंने जो कॉलर ने जो थ्योरी दी थी इनसाइट की थ्योरी, वर्डहाइमर ने जो परसेप्शन पे बहुत परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स या प्रिंसिपल्स दिए थे, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो गेस्टाल्ट में हम ये जानेंगे कि जिस समय अमेरिका में व्यवहारवाद की स्थापना हो रही थी उसी समय जर्मनी में गेस्टाल्टवाद की, ये बराबर की सी बात है। उसके बाद अगर हम बात करें अगले स्कूल की या अगले संप्रदाय की, तो वो था मनोविश्लेषणवाद। ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्कूल माना जाता है या बहुत महत्वपूर्ण संप्रदाय माना जाता है। इसकी स्थापना की थी सिगमंड फ्राइड ने, जिसको हम आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम ये पढ़ेंगे कि स्कूल को मानने वालों का के क्या विचार थे। तो सिगमंड फ्राइड ने जो सबसे अधिक बल दिया था वो अनकॉन्शियस माइंड पे बल दिया था। अभी हम आगे बढ़ेंगे कि हमारा जो मन होता है उसके 3 पहलू होते हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। अभी हम पढ़ रहे हैं, आप बात सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ कि हमारा चेतन मन है जिससे हम पूरी तरीके से अवेयर होते हैं। अर्धचेतन वो होता है जिससे हम पूरी तरीके से अवेयर भी नहीं है और बिल्कुल अचेतन भी नहीं है। जैसे कई बार हम कोई वस्तु रख कर भूल जाते हैं और उसके बाद याद आता है कि अरे हाँ वो मैंने किसी को अपनी बुक दी, अरे मैं भूल गई कि मैंने वो किसको दी थी। थोड़े समय बाद में याद आता है कि हाँ मैंने अपने किसी परिचित को वो पुस्तक दी थी। तो ये क्या है, अर्धचेतन है। अगर हम कोशिश करें तो इस अर्धचेतन को हम चेतन में लेकर आ सकते हैं। तीसरा इन्होंने जो महत्वपूर्ण पहलू बताया था वो अचेतन बताया था। तो इन्होंने कहा था कि ये जो अचेतन होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, इससे व्यक्ति अवेयर नहीं होता है। अभी आपको नहीं पता आपके अचेतन में क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता मेरे अचेतन में क्या चल रहा है, लेकिन पूरे व्यवहार को, पूरे व्यक्तित्व को यही अचेतन प्रभावित करता है। और इसके अलावा इनकी एक महत्वपूर्ण ये ईगो और सुपर ईगो, जिसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि ये स्कूल इतना महत्वपूर्ण है कि इसे फर्स्ट फोर्स के नाम से भी जाना जाता है, मनोविज्ञान का प्रथम बल माना जाता है इसको। फिर ये जो स्कूल है ये इतने सारे महत्वपूर्ण स्कूल है, उसके अलावा इनके बारे में कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी इनके बारे में हम जानेंगे। उसके बाद है जो छठा संप्रदाय आया था वो कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक है। संज्ञानात्मक में क्या किया जाता है, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं किस तरीके से होती है। व्यवहारवादियों ने बताया कि कोई उद्दीपक आएगा उसके बाद व्यक्ति अनुक्रिया करेगा, लेकिन संज्ञानात्मक वादियों का मानना है कि कोई भी उद्दीपक आया उसके बाद अनुक्रिया करने के बीच में भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती है और वो प्रक्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे हमने किसी उद्दीपक को देखा, देखने के बाद हमने क्या किया, उसका प्रत्यक्षण किया, उसके बाद उसको याद किया, उसको संगठित किया और उसके बाद अनुक्रिया की। तो एक तरीके से सेंसेशन से लेकर हम जब रिस्पॉन्स देते हैं उसके बीच में
बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। इन प्रक्रियाओं का अध्ययन कॉग्निटिव या संज्ञानात्मक संप्रदाय में किया गया। उन्होंने बोला कि ये उद्दीपक से अनुक्रिया के बीच में ये जो प्रक्रियाएं होती है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद जो 7वां संप्रदाय है वो ह्यूमनिस्टिक या मानवतावादी स्कूल है। इसको थर्ड फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये स्कूल इतना अधिक प्रसिद्ध हुआ कि इसको मनोविज्ञान का तीसरा प्रमुख बल माना जाता है। पहला अचेतन के बारे में जो मनोविश्लेषणवाद है इसको प्रथम बल के नाम से जाना जाता है, व्यवहारवाद को द्वितीय बल के नाम से जाना जाता है और ह्यूमनिस्टिक को तृतीय बल के नाम से जाना जाता है। इसके जो संस्थापक थे या इसकी स्थापना करने वाले थे वो कार्ल रोजर्स और मैस्लो थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोनों, जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनका मानना था, जैसे कि हमने अनकॉन्शियस मनोविश्लेषणवाद में ये पढ़ा कि अनकॉन्शियस माइंड बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी या मानवतावादियों का मानना था कि चेतन महत्वपूर्ण होता है। हर एक व्यक्ति, इन्होंने मानव पर बल दिया, मानवता पर बल दिया। इनका मानना था कि हर एक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है और प्रत्येक व्यक्ति में इतना सामर्थ्य है कि वो अपने श्रेष्ठता के स्तर को प्राप्त कर सकता है। तो इसमें हम एक तरीके से पॉजिटिव जो बिहेवियर का पॉजिटिव पार्ट है या पॉजिटिव एक सकारात्मक भाग है उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो रोजर्स ने और मैस्लो की एक थ्योरी पढ़ेंगे हम, नीड हायरार्की थ्योरी, आवश्यकता पदानुक्रम की, किस तरीके से सबसे पहले हमारी आवश्यकताएं खाना पीना होती है, उसके बाद सेफ्टी और इस तरीके से। ये हम थ्योरी बाद में डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये किस पे बात करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ग्रोथ। ये मानव जो वृद्धि है या ह्यूमन ग्रोथ की बात करते हैं कि किस तरीके से हर एक व्यक्ति में इतनी क्षमता है कि वो अपनी श्रेष्ठता को प्राप्त कर सके। हर एक जो उद्देश्य, हर एक व्यवहार होता है वो गोल डायरेक्टेड होता है कि हर एक व्यवहार का कोई ना कोई, हम कोई भी कार्य करते हैं उसका कोई ना कोई लक्ष्य होता है। व्यक्ति कोई भी व्यवहार करता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। व्यक्ति का जीवन ही उद्देश्य पूर्ण होता है। तो इस तरीके से ये जो स्कूल था वो पूरा एक तरह से मानव व्यवहार के सकारात्मक पहलुओं को दर्शाता है। तो ये जो हमने 7 स्कूल्स पढ़े हैं या 7 संप्रदाय पढ़े हैं, ये एक तरीके से मनोविज्ञान के इतिहास को भी दिखाते हैं कि किस तरीके से मनोविज्ञान पहले एक दर्शन शास्त्र की एक शाखा था। अब हम कल वाले और आज वाले रिवीजन की बात कर लेते हैं। कल हमने मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषा पढ़ी थी। जैसे मनोविज्ञान का अर्थ हमने पढ़ा था कि 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है आत्मा का अध्ययन करना। फिर आत्मा के अध्ययन से हम मन के अध्ययन तक पहुंचे, उसके बाद हम चेतना के अध्ययन तक पहुंचे, उसके बाद हमने व्यवहार के बारे में जाना। तो यही सारी चीजें ये हिस्ट्री को भी दिखाती है और ये मनोविज्ञान के संप्रदाय भी हैं। एक बार फिर से बता देती हूँ कि संप्रदाय का मतलब होता है कि जिन लोगों के विचार आपस में मिलते थे वो लोग अपना एक तरीके से एक समूह बना लेते थे, एक संप्रदाय बना लेते थे। तो जो संरचनावादी थे उसमें वुंट और टिश्नर महत्वपूर्ण है। इन्होंने चेतन अनुभूति पर बल दिया कि चेतना की संरचना क्या होती है, किसी भी चीज की संरचना महत्वपूर्ण होती है। दूसरा जो फंक्शनलिज्म है, इसमें विलियम जेम्स इसके प्रवर्तक थे और इनका मानना था कि किसी भी चीज की संरचना महत्वपूर्ण नहीं होती बल्कि वो किस काम में आ रही है, उसकी क्या उपयोगिता है, ये महत्वपूर्ण होती है। तो इन्होंने चेतना के कार्यों पर बल डाला कि किस तरीके से चेतना कार्य करती है। तीसरा जो स्कूल हमने पढ़ा व्यवहारवाद, जिसे आज हम मनोविज्ञान की परिभाषा देखते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। तो मनोविज्ञान क्या करता है, व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इन्होंने कहा कि ना चेतना दिखाई देती है, ना मन, ना आत्मा दिखाई देती है। तो हम यहाँ तक पहुंचे तो हमें ये हुआ कि मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इन्होंने बताया कि व्यवहार का क्या मतलब है। व्यवहार का अध्ययन करने की विधि कौन सी अपनाई गई, ऑब्जर्वेशन मेथड को अपनाया गया। उसके बाद आया था गेस्टाल्ट स्कूल, गेस्टाल्टवाद को के जो प्रवर्तक थे या जो इसकी स्थापना करने वाले थे वो बर्डाइमर थे। इन्होंने संपूर्णता पर बल दिया। इन्होंने कहा कि किसी भी चीज को हम उसके टुकड़ों में बांटकर उसका अध्ययन नहीं कर सकते, और अगर टुकड़ों में बांट देंगे और उनका योग करेंगे तो भी वो संपूर्ण से बिल्कुल अलग होगा। तो जो चीज जैसी है हम उसका वैसा अध्ययन कर सकते हैं, उसमें हम संगठन को देखते हैं। तो इन्होंने मानसिक प्रक्रियाओं में संगठन को देखा। उसके बाद जो स्कूल था वो साइकोएनालिसिस या मनोविश्लेषणवाद था, जिसको सिगमंड फ्राइड ने जिसकी स्थापना की थी। इन्होंने अचेतन मन पर बहुत अधिक बल दिया था। इन्होंने कहा था कि हमारी जो बचपन की अनुभूतियां होती हैं वही हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करती हैं और हमारे जो अनकॉन्शियस माइंड में होता है वही हमारे व्यवहार को भी प्रभावित करता है। तो उन्होंने कहा कि हम
अचेतन का अध्ययन करते हैं मनोविज्ञान में। हम सभी समस्याओं का हल अचेतन में ढूंढ सकते हैं, तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे अगला जो स्कूल था वो संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव था, जिसके संस्थापक ब्रूनर और मिलर माने जाते हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं पर बल दिया कि जब कोई भी उद्दीपक व्यक्ति के सामने आता है तो अनुक्रिया करने के बीच में कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है वो महत्वपूर्ण होती है, उसके अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद जो लास्ट आया था वो मानवतावादी स्कूल था या मानवतावादी संप्रदाय था, जिसमें व्यक्ति की ग्रोथ पर या ह्यूमन ग्रोथ पर बल डाला गया, जिसमें व्यक्ति को एक तरीके से अद्वितीय माना गया कि हर एक व्यक्ति अपने आप में अलग है और हर एक व्यक्ति में इतनी सामर्थ्य है कि वो अपने श्रेष्ठता के स्तर को प्राप्त कर सकता है। तो इसके बारे में भी हम सबके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। और यही आप अगर हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है तो यही मनोविज्ञान का इतिहास है और यही मनोविज्ञान के संप्रदाय है। थैंक यू।